हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सारे के सारे और घर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, प्लस टू केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट चली हुई है, दैट इज केमिकल काइनेटिक, और आज उसका 12th पार्ट है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट होगा हमारा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आज एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होती है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं सुखदेव कुमार वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में, केमिस्ट्री बाय सुखदेव में। तो आज स्टार्ट करते हैं, डेट इज कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, कि रिएक्टेंट्स के पास कम से कम उतनी अमाउंट की एनर्जी जरूर होनी चाहिए जिस एनर्जी से वो कोलाइड करे, टूट जाए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए उसकी, और जितनी वो एनर्जी होगी डेट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट के पास अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो वो जो टकराएंगे तो वो कोलिजन वेस्ट जाएगा, क्योंकि उनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है और वो टकरा के ब्रेक नहीं होंगे, कोलाइड करके ब्रेक नहीं होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यानी कि उनके पास मिनिमम अमाउंट की सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए, कुछ अमाउंट में, मतलब फिक्स कर रखी है वो एनर्जी हर एक रिएक्टेंट के लिए कि इतनी होनी चाहिए उनके पास। जब वो एनर्जी होगी उनके पास तभी वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है आर, इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, मान लो 50 किलो जूल, सपोज कर लो। लेकिन इसकी जो नॉर्मल एनर्जी है, जो इसके पास एनर्जी है, वो है 30 किलो जूल। तो इट मीन्स अब ये इसके पास एनर्जी इतनी है, होनी 50 चाहिए। इट मीन्स ये इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 30 के अंदर अपनी तरफ से 20 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करते हैं, ताकि इसकी नॉर्मल एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी देते हैं इस रिएक्टेंट को कि इसकी नॉर्मल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाए। कितने की कमी है, 20 किलो जूल की। तो 20 किलो जूल एनर्जी हमने अपनी तरफ से सप्लाई कर दी, हमने हीट कर दिया उसको, किसी भी तरीके से सप्लाई की हो, हीट कर दिया, जैसे ज्यादातर हीट ही करते हैं। तो 20 किलो जूल एनर्जी इसने हीट से एब्जॉर्ब कर ली और इसकी अब नॉर्मल एनर्जी किसके इक्वल होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। अब ये इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएगा। तो जो एनर्जी हमने अपनी तरफ से सप्लाई की है, जो एनर्जी हमने अपनी तरफ से सप्लाई की है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए इसका सिंबल होता है, ई के पैरों में ए। तो यानी कि डेफिनेशन क्या बनेगी फिर एक्टिवेशन एनर्जी की, कि जो एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को, ताकि उसकी नॉर्मल एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, तो उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी एक्टिवेशन एनर्जी की, द
एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच supply to the reactant in order to make their normal energy to make their normal energy equal to threshold एनर्जी, ताकि उसकी नॉर्मल एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। इस केस में कितनी थी, 20। कैसे पता लगाई, चाहिए 50 थी, है 30, तो 50 में से 30 को माइनस किया तो 20 आ गया। मतलब अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी में से नॉर्मल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां से फॉर्मूला भी बन जाएगा इसका, एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए क्या हुई, जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी होनी चाहिए थी माइनस के जितनी उसके पास एनर्जी अभी है, नॉर्मल एनर्जी, तो तब जाके वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लो यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट बनता है, यहां एनर्जी है, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन उस साइड प्रोग्रेस में है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही है, तो रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट पहले एक्टिवेशन एनर्जी को लेता है, मान लो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो रिएक्टेंट को पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, जब उसकी एनर्जी यहां पहुंच गई तो यहां आके वो क्या करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिएक्टेंट ने एक्टिवेशन एनर्जी अब्सॉर्ब की और क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जो हाईली एक्टिवेटेड है। हाईली एक्टिवेट होने का मतलब हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से एनर्जी निकाल देता है और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मींस यहां पे क्या पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लेने से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे लिखेंगे हम, मान लो रिएक्टेंट ने पहले एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी बाहर निकाल के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। क्योंकि जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल बिकॉज इसके पास ज्यादा एनर्जी है, और हायर एनर्जी स्टेट हम पढ़ते आए हैं अनस्टेबल होती है, इसलिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए ही ये अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकाल देता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अभी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन,
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड की बात करते हैं हम। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो पहले फॉरवर्ड होगी फिर बैकवर्ड होगी। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, ग्राफ कैसा बनेगा देखो। इस साइड एनर्जी, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। मतलब इतनी एनर्जी इसको रिएक्टेंट को चाहिए। देखो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का, कैसे पता लगा एक्सोथर्मिक का, देखो क्योंकि यहां रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, क्या बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, लेकिन प्रोडक्ट बनाते हुए इतनी एनर्जी बाहर निकाल दी, एब्जॉर्ब इतनी की थी यानी कि कम की थी लेकिन निकाली ज्यादा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी कम एब्जॉर्ब हो और निकले ज्यादा, तो ओवरऑल इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक होती है। तो इट मीन्स प्रोडक्ट वाली लाइन अगर बड़ी है, रिएक्टेंट वाली लाइन छोटी है, तो इट मीन्स जो है वो ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ आया, मतलब एनर्जी को बाहर निकाल दिया इसने। यहां रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब की और एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहां क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने फिर इतनी एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी बाहर निकाल दी, इतनी एनर्जी बाहर निकाल के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। मान लो एनर्जी अब्सॉर्ब की थी 20 किलो जूल, लेकिन प्रोडक्ट बनाते हुए उसने एनर्जी बाहर निकाल दी 50 किलो जूल। तो इट मीन्स ओवरऑल एनर्जी निकली है, ज्यादा निकली है 50 किलो जूल। तो मतलब वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, और ये ग्राफ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो मान लो अब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो ये ग्राफ फॉरवर्ड में तो एक्सोथर्मिक होगा, जो ग्राफ मतलब कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होती है तो बैकवर्ड में क्या होती है, वही एंडोथर्मिक। मतलब अगर 20 किलो जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और 50 किलो जूल एनर्जी निकाल के प्रोडक्ट बना, तो दोबारा से 50 किलो जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और 20 किलो जूल एनर्जी निकाल के वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट होगा। तो यानी कि देखो अगर हम चलते हैं ऐसे, अगर हम चल रहे हैं ऐसे, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है, 20 किलो जूल मान लीजिए हमने, मान लो 20 किलो जूल है। अगर हम चल रहे हैं ऐसे पीछे की तरफ, तो रिएक्शन क्या है, वो बैकवर्ड होगी। तो यानी कि अब मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही बढ़ेगा, ये पॉइंट नहीं चेंज होगा। तो
अब प्रोडक्ट को मतलब ये इसमें चेंज करना है तो पहले प्रोडक्ट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होना पड़ेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के लिए कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, जितनी निकाली थी, कितनी निकाली थी 50, तो 50 ही लेके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बैकवर्ड साइड होने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बढ़ने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और फॉरवर्ड में प्रोग्रेस करने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बढ़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए 20। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखो यहां पे इस पॉइंट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे रिएक्शन हम फॉरवर्ड ले रहे हैं चाहे रिएक्शन हम बैकवर्ड ले रहे हैं। पहले ले लेते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या हुआ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन पहले रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब की उसने, यानी कि 20 किलो जूल, तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, 20 किलो जूल। अब हमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज करना है, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में दोबारा चेंज करना मतलब रिएक्शन बैकवर्ड करनी है, तो बैकवर्ड रिएक्शन ले लेते हैं ये। तो प्रोडक्ट से पहले क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एनर्जी इतनी ही चाहिए, और इसकी वैल्यू हमने कितनी ली है इस ग्राफ की, इस लाइन की, 50 किलो जूल। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन 50 किलो जूल। तो यानी कि यहां से हमें पता चला कि अगर ग्राफ फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती है हमेशा एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये स्क्रीनशॉट लेके ये आपको लाइन अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ग्राफ बना लो। अब हम चेंज कर देते हैं, अब ले लेते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड में, तो प्रोडक्ट वाली लाइन छोटी हो जाएगी और रिएक्टेंट वाली लाइन बड़ी हो जाएगी। यानी कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, और रिएक्टेंट से पहले क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए इतनी एनर्जी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा। मान लो वही बात है कि ये एनर्जी है 50 किलो जूल, 50 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, एनर्जी बाहर निकाल के, और कितनी एनर्जी बाहर निकाली, मान लो ये लाइन है 20 किलो जूल, छोटी है ये 20 किलो जूल, तो मतलब बाहर कम निकाली एनर्जी, एब्जॉर्ब ज्यादा की है। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है 50, निकाली है 20, तो ओवरऑल इसने एब्जॉर्ब भी की है। कितनी एब्जॉर्ब की है फालतू, 30 किलो जूल, क्योंकि 20 जो एब्जॉर्ब की थी वही निकाल दी, तो 20 तो बैलेंस होगी, लेकिन 30 फालतू एब्जॉर्ब की है, तो मतलब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो यानी कि यहां से हमें पता चला कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, 50 किलो जूल।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाना है तो प्रोडक्ट इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी, 20, तो एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड 20 किलो जूल। तो यानी कि बैकवर्ड साइड की एनर्जी कम है और फॉरवर्ड साइड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ।